दोस्तों यूपी टेट पेपर 2 के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आप यूपी टेट में हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, या नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज से सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रारंभ हुआ था। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक पत्रिका थी। तो यहाँ पर इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, विसर्ग को कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग तथा अनुस्वार को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 12 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? ये मुक्तिबोध की पंक्ति है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा, यह एक कविता संग्रह है, ध्यान रखिएगा, और काठ का सपना एक कहानी संग्रह है। दोनों आप लोग याद रखिएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? पारदर्शी का प्रयोग होता है, तो देखिए ओवरहेड प्रक्षेप प्रक्षेप में, यहाँ पर ओवरहेड प्रक्षेपक आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्टर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरहेड प्रक्षेपक में पारदर्शी का प्रयोग होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कक्षा में दृश्य सामग्रियों अथवा ट्रांसपेरेंसी को पर्दे पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मौन पठन के विषय में धारणा है, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? तो देखिए दोस्तों, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। बिना आवाज किए लिखित सामग्री को मन ही मन पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन पठन या वाचन के विषय में यह धारणा है कि इससे छात्र में एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तदीय समाज की स्थापना किससे की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी 1873 में। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की थी। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तथा धन एव बराबर तथैव, तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा तथा धन एव। इसमें कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, चरण कमल बंदौ हरिराई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है, कौन सा इसमें छंद है? तो इसमें दोस्तों सोरठा छंद है। यहाँ पर सी ऑप्शन सोरठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोरठा मात्रिक अर्धसम छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? तो पुरस्कार कहानी की पात्र हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की नायिका हैं। चलिए नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटककार के रचनाकार कौन है? तो देखिए मोहन राकेश है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आदि, ये प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध है, कौन सा इसमें शुद्ध है?
तो देखिए रचयिता यहाँ पर बी ऑप्शन में जो लिखा गया है यह शुद्ध है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह यहाँ पर पूछा गया है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो इसका है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। कर्म कारक का चिन्ह को है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कुल 8 कारक हैं और कारक और कारक विभक्ति याद रखिएगा, जैसे कर्ता का ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये पूरा कारक चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो देखिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अधिक अधिक गुणवाचक विशेषण ना होकर परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि गोल, नुकीला, भीतरी ये तीनों क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराते हैं, जबकि गुणवाचक विशेषण से संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुब्री समास है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। इसमें बहुब्री समास है। बहुब्री समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता तथा दोनों शब्द मिलकर नया अर्थ बताते हैं, नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अश्विन महीना जो है भाद्रपद महीने के बाद अश्विन आता है, जिसे क्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी महीनों के नाम है दोस्तों, जैसे पहला है चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चलिए नेक्स्ट है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये सभी याद रखिएगा। लघुर्मी में कौन सी संधि है, लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मी का संधि विच्छेद होता है लघुधन उर्मी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कपूर शब्द है, कपूर शब्द क्या है, कपूर देखिए तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जबकि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वह तद्भव कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए अपनी बात से पलट जाना। क्या है, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। क्या है, चौपाई है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई है। दोहा दोस्तों यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। रोला यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। आंखों में भरे बिहागरी पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। कौन सा है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है।
नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दोस्तों सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुखी, दूसरा दरवाजा आदि इनके प्रमुख नाटक हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर आ प्रत्यय लगेगा। अज शब्द का अर्थ होता है बकरा, इसका स्त्रीलिंग बकरी का पर्यायवाची शब्द है अजा। अज में आ प्रत्यय लगने से अजा बनेगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है 1943। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। दो वस्तुओं के समान धर्म प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का आशय समता, तुलना या बराबरी से है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।